JEE मेन की कट ऑफ, सो व्हाट शुड बी दैट, लाइक हाउ इट कैन हेल्प आवर स्टूडेंट्स। तो सर क्या ये जो कट ऑफ है ये हर साल वेरी करती है? तो सर कभी ऐसा कोई बच्चे के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स, लाइक हम अगर कंपेयर करें बोर्ड एग्जाम्स वर्सेस JEE, तो व्हाट विल बी टफ अकॉर्डिंग टू यू? So hi everyone, today myself Nishi from Toppers Academy and I am a career psychologist here. So we have today Mr. MK Singh. So we are going to discuss some important questions जो कि हमारे parents और ज़्यादा students के होते हैं, like what they are facing during their whole journey as per the JEE mains preparation sir. So कुछ questions होंगे जो हम आपसे पूछेंगे, so that will help student a lot. So हमारा पहला question सर होगा कि JEE main की cut off, so what should be that, like how it can help our students? JEE मेन का कट ऑफ कुछ इस तरीके का है कि JEE मेन सबको देना होता है जिनको कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है। एक तो पहला लेवल तो है कि जिनको IIT JEE एडवांस के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, उनको 90 परसेंटाइल लाना होता है। 90 परसेंटाइल मीन्स 90% लोगों से ऊपर, आप टॉप 10% में हैं। इसके लिए लगभग जनरल कैटेगरी का देखा जाए तो 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। 300 में से किसी का 80-75 आ रहा हो, मतलब 25%। 100 में से 25 नंबर लाने वाले लोग JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरा, 100 में से 25 मतलब 10 में से 2.5 क्वेश्चन, 10 में से कोई 7.5 सवाल छोड़ देगा, 2.5 करेगा तो भी सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा है कि इससे तो आप JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई किए। दूसरा है कि आपको NIT में एडमिशन चाहिए, वो भी इसी एग्ज़ाम के थ्रू होता है। NIT के लिए देखा गया है कि जिनका 90 परसेंटाइल से ऊपर है उनको NIT में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं मिल जाता है। 92 है, 93 परसेंटाइल है तो पक्का मिल जाएगा, 90 है तो लास्ट राउंड में हो सकता है मिल जाए। तो समझ लीजिए कि अगर आपको एक NIT में सीट चाहिए तो आपको 75 या 80 नंबर से ज़्यादा चाहिए, 25%। और बेटर साइड ऐसे कर सकते हैं कि 30% मार्क्स कोई ले आता है तो उसका NIT में सीट मिल जाएगा। उसके नीचे भी कॉलेजेस हैं, GFTI है, GFTI के लिए तो और भी 5% कम कर लीजिए। किसी रिजर्व कैटेगरी में आप आते हैं, गर्ल्स के लिए अलग रिजर्वेशन है, EWS है, OBC है, ऐसे सब मिला के कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि अगर आप 70-75 नंबर के पार कर जाते हैं तो पूरे कंट्री में 1 लाख इंजीनियरिंग का अच्छा सीट है। 20,000-15,000 IIT का, 25-30,000 NIT का, IIIT, GFTI और कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिनमें भी अच्छी प्लेसमेंट होती है। सब मिला के आप अगर 75-80 नंबर पार कर देते हैं 300 में तो आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। 100 नंबर पार कर देते हैं तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। 125 पार कर देते हैं तो अच्छा ब्रांच मिलने लग जाएगा। और 150 पार कर देते हैं, 150 का मतलब है 50%, तो आप समझिए कि आपको जो चाहिए सो मिलने लग जाएगा NIT में। पर IIT में भी अब सिलेक्शन होने लग जाता है, जिनका 150 नंबर है वो JEE एडवांस भी क्रॉस कर लेते हैं। तो सर क्या ये जो कट ऑफ है ये हर साल वेरी करती है? थोड़ा इनफैक्ट एक ही साल में कई शिफ्ट में एग्जाम होता है, हर शिफ्ट का अलग अलग कट ऑफ रहता है। कभी पेपर ईजी है, कभी टफ है। मान के चलिए आपकी 70 नंबर से लेकर 90 नंबर के बीच में हर बार का कट ऑफ होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है, आप पूरे कंट्री में देखेंगे तो CBSE एग्ज़ाम होता है। CBSE 12th में, CBSE 10th में करीब 2 से 2.5 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स 90% से ऊपर आता है, 2.5 लाख। और JEE मेन में कि कुछ 1 लाख ऐसे हैं जिनका मार्क्स 25% से ऊपर आता है। JEE एग्ज़ाम में 25% नंबर लाना इज इक्वल टू बोर्ड में 90% नंबर लेके आना। वैसे ही अगर JEE एडवांस का एक और जिसमें IIT में एडमिशन होता है, उसमें अगर आप 30% नंबर ला दिए तो आप टॉप 1% में है। टॉप 1% मतलब बोर्ड का समझ लीजिए 95, 96, 97%। तो एक बहुत फंडामेंटल बात है, उस पर भी हम बताएंगे। थोड़ा सा ऐसे खाली बता दें कि बोर्ड का 90% नहीं, बोर्ड का शायद 95% इज इक्विवेलेंट टू 30% इन JEE मेन, और बोर्ड का एकदम हाईएस्ट स्कोर इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 30% इन JEE एडवांस। तो 3 परीक्षा से गुजरना पड़ता है बच्चे को, एक बोर्ड का, एक JEE मेन का और एक JEE एडवांस का।
तीनों में परसेंटेज देखेंगे तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोर्ड जैसा स्कोर नहीं आता है। इसके पीछे एक कारण है, बोर्ड का पेपर ऑलमोस्ट पहले से सबको पता होता है क्या आने वाला है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 10 साल का क्वेश्चन बैंक देख लेंगे तो उसी में से आता है, पर इसमें नया सवाल है। ये वजह है कम कट ऑफ होने का। जी, तो सर कभी ऐसा कोई बच्चे के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स लाइक हम अगर कंपेयर करें बोर्ड एग्जाम्स वर्सेस जेई, तो व्हाट विल बी टफ अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, देखिए, कुछ भी हम जब सीखते हैं तो उसमें 3 लेवल होता है। पहला तो जान गए, जानेंगे कैसे? किताब पढ़ के, कोई टीचर के थ्रू, स्कूल में कोई भी मिलेगा जो आपको बताएगा कोई चीज़। दूसरा लेवल होता है सीख गए, तो कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आया, उस इन्फॉर्मेशन को आप क्या करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? बार बार उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे? न्यूमेरिकल्स बना के। न्यूमेरिकल्स में वही बार बार लगेगा। जब तक आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर उसका कॉन्सेप्ट नहीं जानते, तब तक आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे मतलब आप सीख गए। तो जान गए सब लोग, स्कूल में जितने लोग फेल होते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में, उतने ही लोग इधर पास होते हैं। तो जान गए तो बोर्ड का परीक्षा में आप बढ़िया नंबर लेके आएंगे। उस पर अभ्यास करके सीख गए तो जेई मेन में अच्छा ला देंगे। अभी भी जेई एडवांस आप नहीं कर सकते। तो जान गए, सीख गए, और तीसरा सीखते सीखते इतना सीख गए कि आपका उसमें आईक्यू काम करने लग गया, आप उसमें क्रिएटिविटी डालने लग गए, पजल सॉल्व करने लग गए। जैसे किसी को हम बाइक सिखाएंगे ना, तो सब बता देंगे ये फंक्शन है, ऐसा है, वैसा है, फिर वो प्रैक्टिस करते करते सीख जाएगा। पर बहुत जब वो बाइक चला लेगा ना, तो हैंडल छोड़ के चलाने लग जाता है, कभी आगे का चक्का उठा देगा। ये किसी ने सिखाया नहीं उसको, वो करते करते ना उसके अंदर क्रिएटिविटी आ गया। ऐसे ही 11th-12th का सिलेबस और थोड़ा नीचे ले लीजिए, 9th का सिलेबस 11th से मिलता है, 10th का सिलेबस 12th से मिलता है। तो 9, 10, 11, 12 ये 4 साल का प्रिपरेशन है जेई का। पर बोर्ड में खाली वो 12वीं का सवाल पूछेंगे, तो ऐसे सिलेबस 1/4 हो गया। जेई का पेपर में पूछेंगे 9, 10, 11, 12, तो इसमें क्वालिफाई करने वाले लोग एकदम घट गए। तो ये हो गया जो सीखा हुआ है। ऐसा होता है एक चीज़ कि कुछ चीज़ आप याद करेंगे ना, तो मेमोरी का एक ऐसा गुण है कि कुछ दिनों में वो भूल जाता है, लेकिन जो चीज़ सीख जाएंगे ना वो कभी नहीं भूलता है, परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। तो जैसे आप कोई साइकिल चलाता है और 20-30 साल साइकिल नहीं चलाया, तो भी साइकिल दीजिएगा तो चला देगा, क्यों? वो सीखा हुआ था। ऐसे ही जो चीज़ आप एक बार सीख गए वो कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन जो याद है ना वो टाइम के साथ उसको भूल जाएंगे। तो जान गए वो कुछ दिन रहेगा, परीक्षा खत्म, मेमोरी से हम लोग गायब कर लेते हैं। लेकिन जो सीख गए वो सब दिन काम आएगा। तो होता भी है, बोर्ड का परीक्षा देखेंगे तो आज होगा एक पेपर, 3 दिन का समय देंगे, फिर बोलेंगे दूसरा पेपर, फिर 2 दिन का समय देंगे, तीसरा पेपर। ऐसे लगभग वो बोल ही रहे हैं कि जाओ, मैं जो पूछने वाला हूँ याद करके आओ और लिख देना। तभी सबका 90%, 95% नंबर आता है। जेई मेन वाले क्या करेंगे? वो बोलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आज ही पूछूंगा 3 घंटे में, और उसमें 11th भी फुल सिलेबस होगा, 12th भी फुल सिलेबस होगा, 9th भी होगा और 10th भी होगा, और आज तक तुमने जितना सीखा है सब कुछ पूछूंगा, और गलत करोगे ना तो निगेटिव भी दूंगा। इसके वजह से वो 30% उसके 95% के बराबर हो जाता है। तो ये अंतर है इन परीक्षाओं में। तो जान गए, सीख गए, और उसके क्रिएटिविटी लेवल, इमेजिनेशन, इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन इमेजिनेशन, हिंदी में बोलते हैं पठन पाठन मनन करके एक पुराना कॉन्सेप्ट है। पठन मतलब आप पढ़ लिए, पाठन मतलब अभ्यास करके समझ गए, सीख लिए, और मनन मतलब आप दिमाग में आप चला के इमेजिन करने लग गए। ये अंतर है बोर्ड वर्सेस जेई मेन वर्सेस जेई एडवांस। फिर से मैं एक बार बोलूँ, बोर्ड हो गया इंफॉर्मेशन बेस्ड, जो मेमोरी में डाल सकता है वो बोर्ड का हीरो बन सकता है। लेकिन जब आप जेई मेन का परीक्षा देंगे तो तीनों सब्जेक्ट 9वीं से लेकर 12वीं तक 3 ही घंटे में विथ नेगेटिव मार्किंग वो पूछने वाले हैं। ये जानने से नहीं काम चलेगा, इसमें सीखना पड़ेगा। और जेई एडवांस में तो पजल सॉल्विंग है। जैसे आप किसी बच्चे को पूछ देंगे तुम्हारे चाचा के, मामा के, भाई का बेटा, ऐसे 3-4 स्टेप लगा दीजिए और वो तुम्हारा रिश्ते में कौन लगेगा, वो नहीं बता पाता है। पजल सॉल्विंग हो गया ना, बाकी इन्फॉर्मेशन तो छोटा छोटा ही है।
तो ये फ़र्क है फंडामेंटल तरीके से। बोर्ड का एग्ज़ाम, जेई मेन का एग्ज़ाम और जेई एडवांस का एग्ज़ाम एकदम अलग है। हाँ, जेई मेन का एग्ज़ाम और नीट एकदम एक जैसा है। कैसे सर? नीट और जेई मेन में समझ लीजिए कि ऐसा है, सीखने पे है। जैसे जानने पे तो बोर्ड है, सीखने पे जेई मेन और नीट दोनों है, और इमेजिनेशन लेवल पे जेई एडवांस है। फिर भी देखेंगे तो जेई मेन में कट ऑफ 30% है, तो नीट में कट ऑफ 80% है। उसका वजह क्या है? उसका वजह है बायोलॉजी। बायोलॉजी पूरा इंफॉर्मेशन बेस्ड है। तो बायोलॉजी में बच्चे 360 नंबर में 340 नंबर लेके आते हैं, और मैथमेटिक्स में 100 नंबर में 30 नंबर लाने वाला अपने स्कूल का चैंपियन होगा। इसकी वजह से जेई मेन का कट ऑफ 30% है और नीट का 80% है। पर नीट में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री देखेंगे ना, तो उसका कट ऑफ 40% ही है। सर एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों का, स्टडी मटेरियल जो होता है बच्चों को, उसके रिगार्डिंग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा स्टडी मटेरियल उनकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट रहेगा। सो हाउ दे कैन डिसाइड? स्टडी मटेरियल के लिए ऐसे देखा जाए तो कुछ तो एकदम फंडामेंटल समझिए जो ग्रंथ है, उसमें आपको उसको पकड़ना पड़ेगा। जैसे एनसीईआरटी की किताबें, एनसीईआरटी की किताबें एक नहीं है। एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है, एग्जाम्पलर है, उसके बाद फिर लैब मैनुअल भी है। ये तीनों को मिला के कोचिंग वाले तो एक ही जगह करेंगे ना, पर जो नेशनल स्टैंडर्ड है उसमें वो 3 किताबें हैं। बच्चा या तो पहले तक रह गया, या बहुत हुआ दूसरे तक हो गया, तीसरे तक पहुँचते पहुँचते बहुत कम बच्चा ही पहुँचता है। एक तो आपका एनसीईआरटी तो हो ही गया। एनसीईआरटी ही देख के वो जेई का जो बोर्ड मेंबर है ना, वो पेपर बनाने वाला है। आईआईटी में मेरे गाइड जो थे, वो एक बार जेई के चेयरमैन थे। वो ऐसे बातचीत में एक बार बताते थे कि हम वो तो साइंटिस्ट हैं, उनको तो पेपर बनाना है, तो अब वो तो काम करते आगे का, अब 11वीं 12वीं सिलेबस का पेपर बनाना है। वो क्या करते थे कि उनको अगर अलॉटमेंट हुआ कि हमको पेपर बनाना है, वो क्या करेंगे कि 11वीं 12वीं का सीबीएसई बोर्ड का जो एनसीईआरटी किताब है उसको मंगाएंगे। वहीं से वो देखेंगे कि क्या क्या बाउंड्री है हमारा, इसके बाहर नहीं पूछना है मुझे। तो कोई भी प्रोफेसर जो पेपर बनाने वाला है, वो तो बहुत आगे का पढ़ाई किया हुआ है, पीएचडी पढ़ाई किया हुआ है, रिसर्च स्कॉलर है, कहीं ना कहीं प्रोफेसर है। तो वो अब काम जो करेगा, वो एक किताब मंगवाएगा, और कौन सा किताब मंगवाएगा? वो एनसीईआरटी। वहीं से बाउंड्री तय होता है। तो पहला बात तो हो गया कि आपको एनसीईआरटी तो आपका ग्रंथ है, पर एनसीईआरटी का एक नेगेटिव पॉइंट भी है। उसमें हर चीज़ ऐसे एक लाइन में लिख के और पार हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। बहुत हाई डेंसिटी का बुक है। हाई डेंसिटी मीन्स बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बहुत कंप्रेस करके छोटे में लिख देता है, बच्चा उसको समझ नहीं पाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसी में टीचर का हेल्प लेना पड़ता है, या किसी किताब का हेल्प लेना पड़ता है। अब किताब का हेल्प लेंगे तो अब किताब तो बहुत सारी है। उसमें मेरा जो पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस है उसमें है कि किताबें जैसे नेशनल लेवल की किताबें जो है, जैसे जो लोकल ऑथर्स उनको बोले जो किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं और वो किताब लिख देते हैं, वो किताब में कुछ नहीं लिखते, बेसिकली वो कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उनका किताब अच्छा नहीं होता है। इंटरनेशनली फेम की कई किताबें हैं, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, तो केमिस्ट्री में जैसे पॉल ब्रूस की किताब है, जेडिली है इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में रेमंड चांग है। रेमंड चांग को तो देखेंगे तो लगेगा कि जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री लिखा हुआ है वो रेमंड चांग से कॉपी किया हुआ है। तो ये सब कुछ किताबें हैं। बाकी अभी क्या हुआ है कि जितने भी कोचिंग्स हैं कंट्री में, इन लोगों ने अपना मटेरियल बना लिया है, और मज़े की बात है कि सबका मटेरियल आइडेंटिकल है, सब कॉपी है बेसिकली, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो जिस भी कोचिंग में आप पढ़ेंगे उनका स्टडी मटेरियल, वो दूसरे कोचिंग का भी कोई बच्चा है उसका स्टडी मटेरियल सब कॉमन ही रहता है। तो अपने कोचिंग का मटेरियल को पकड़ लें। दूसरा, एनसीईआरटी से आप चेक पॉइंट लगा लें कि भाई मेरा जो सिलेबस पढ़ाई हुआ है इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक दोनों अवेलेबल है, जेई मेन का भी, जेई एडवांस का भी। और आजकल तो कई शिफ्ट में एग्जाम होने से इतना पेपर अवेलेबल है कि हर चैप्टर में देखेंगे तो 300 क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको। हाँ, एक बात मैं और समझा दूँ, जेई मेन और जेई एडवांस का एक कॉम्प्लेक्सिटी है। क्या कॉम्प्लेक्सिटी है कि 30 चैप्टर तीनों सब्जेक्ट में, 90 चैप्टर, और हर चैप्टर में लगभग 10-10 टॉपिक है, तो 900 टॉपिक है। एक टॉपिक को सीखने के लिए आपको कम से कम 30 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा।
30 क्वेश्चन बनाने का मतलब तो 30 तरीके से उस कॉन्सेप्ट पे आपने अप्रोच किया, तभी सीखेंगे। 30 चैप्टर इंटू 3 सब्जेक्ट इंटू 10 टॉपिक्स, 900 हो गया इंटू 30 क्वेश्चंस, 900 इंटू 30, 27,000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। और ये सब मिल जाता है इसमें, NCERT, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और जो भी आपका कोचिंग का मटेरियल है, इतना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये तैयारी है रैंक 1 का, है ना। इसमें 50%, जैसे अभी आप देखेंगे ना कि 50% कोई किया प्रॉब्लम सॉल्व, तो उसका IIT में 5,000 के अंदर रैंक आ जाएगा। तो 5,000 के अंदर रैंक आएगा तो कोई भी IIT मिल जाएगा अच्छा। और अगर 30% नंबर लेके आया तो NIT कोई भी मिल जा रहा है आपको। तो कुल मिला के क्या है कि 27,000 में अब रेशियो लगा लीजिए, जो 13,500 करेगा वो IIT में चला जाएगा, 8,000 करेगा वो NIT में चला जाएगा, जो 5,000 से भी नीचे करेगा वो बेचारा कहीं नहीं जाएगा। ऐसा कुछ बस। सर टेस्ट सीरीज कितना महत्वपूर्ण है या क्या रोल ये इनका है, कितना हेल्पफुल है हमारे लिए? टेस्ट सीरीज बहुत एक नॉकिंग पॉइंट है। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आपका पोजीशन कहाँ पे है जी। आप सोचते कुछ और है। आपको सोचने से क्या होता है, दुनिया को आपके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सर। आप अपने में तो सब कोई बोलेगा कि मैं किसी से कम कहाँ हूँ। तो जब टेस्ट देता है बच्चा महीने के अंत में, महीने में एक से ज़्यादा टेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, लास्ट के मोमेंट में तो हर हफ्ते टेस्ट होना चाहिए, हर दिन भी कोई टेस्ट दे सकता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो नॉलेज है उसका चेकिंग होता रहता है कि आप सच में खाली जानते हैं कि उसको मल्टी अप्रोच के साथ सीख चुके हैं। बिल्कुल। तो टेस्ट सीरीज एकदम कंपलसरी है। और कुल मिला के मुझे ऐसा मैं अगर बोलूँ तो समझिए कि 18-20 महीने का कोर्स होता है, 11वीं 12वीं दोनों देखा जाए तो 2 साल में। तो 20 महीने में 20 टेस्ट तो इधर हो गया, और अंतिम में तो हर हफ्ते कुल मिला के करीब 50 टेस्ट के थ्रू भी एक टेस्ट में 75 क्वेश्चन, तो एक बढ़िया अभ्यास हो जाता है। और लिमिटेड टाइम में घर पे टेस्ट देंगे तो फिर लगा कि बाद में दे दे, छूट जाएगा ऐसे करके। तो टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। मतलब टेस्ट तो समझिए कि उसके बिना कुछ है ही नहीं। जो बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा है वो तो एकदम से समझिए कि फेल के डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो चुका है। ओके। तो सर टीचर्स क्या रोल प्ले करेंगे इसमें, लाइक हाउ टू चूज अ बेस्ट टीचर्स? बच्चों के दिमाग में आता है बहुत टीचर्स हैं आजकल तो हर प्लेटफॉर्म पे, वेदर ऑफलाइन और ऑनलाइन। एक थ्योरी ऐसा है कि जैसे 10 लाख बच्चे अपीयर होंगे JEE मेन में जी, नीट में 20 लाख अपीयर होंगे, सेलेक्ट होंगे नीट में कितना 20,000 जिनको MBBS मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज में, और मान लीजिए 1 लाख या 2 लाख जिनको और भी कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगा। JEE मेन में भी 1 लाख तक मान लीजिए, तो टॉप 10% स्टूडेंट्स ही सेलेक्ट होने वाले, कहीं ना कहीं पोजीशन बनाने वाले हैं। 90% जो स्टूडेंट है वो बेसिकली वो यूं ही तैयारी कर रहे थे। वो उनका जो भी जैसे 27,000 सवाल करना है, रोज 8 घंटे की पढ़ाई करना है, रोज क्लास जाना है, ये सब नहीं सह पाते जी। तो 10% लोग ये सब सह पाते हैं और वो कहीं ना कहीं अपना पोजीशन बना भी लेते हैं। सेम टीचर्स में भी है। टीचर भी है 100, तो 100 में 10 टीचर ऐसे हैं जो मन लगा के काम करते हैं। दूसरा, उनकी योग्यता भी है पढ़ाने की। बिल्कुल। और तीसरा, उनका एक एक्सपीरियंस भी है। मतलब योग्यता हम क्वालिफिकेशन से देख रहे हैं कि भाई वो जो टीचर पढ़ा रहा है, IIT तो एकदम सुप्रीम एग्जाम है। यह सब एग्जाम तो कैसे है, नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल का टफेस्ट एग्जाम। भारत ऐसे ही पॉपुलेटेड कंट्री, और इसका पूरे इतना लोग अपीयर होते हैं उसमें, तो इसका ट्रेनर भी तो तगड़ा होना चाहिए। और वो ट्रेनर अपने जब टाइम में था, जब वो तैयारी करता होगा, 11वीं 12वीं में पढ़ता होगा, तब उसका क्या पोजीशन था। इसका चेक पॉइंट है कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं। क्वालिफाइड IIT ग्रेजुएट है, क्वालिफाइड है, NIT ग्रेजुएट है, क्वालिफाइड है। कई लोग ऐसे हैं जो IIT NIT ग्रेजुएट नहीं फिर भी क्वालिफाइड है। मान लीजिए उनका फिजिक्स बहुत अच्छा था, बीमार पड़ गया या कुछ अच्छा नहीं हुआ और मैथ्स केमिस्ट्री खराब हो गया तो सेलेक्ट नहीं हुआ। IITian है, NITian है, तब तो इस बात की गारंटी है कि उसका वो क्वालिफाइड नहीं है तो भी हो सकता है छूट गया हो। एक तो क्वालिफाइड टीचर चाहिए। दूसरा, जब तक वो 4-5 साल का एक टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं रखता है तब तक नॉलेज तो है उसके पास, पर ट्रांसफर करना नहीं जानता है। बिल्कुल सर। तो दूसरा कैटेगरी चाहिए कि वो 4-5 साल का एक टीचिंग एक्सपीरियंस है कि नहीं, क्वालिफाइड है कि नहीं, पहला टीचिंग एक्सपीरियंस है कि नहीं, दूसरा
और तीसरा है कि वो डेडिकेटेड पैशनेटेड टीचर है कि नहीं। मेरे पास खूब नॉलेज है, मैं आईआईटी ग्रेजुएट हूँ, मैं खूब मुझे आता है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन अब मैं बहुत पैसे कमा लिया हूँ और अब मैं दूसरा काम करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मुझे अपने बच्चों का करियर सेट करना है, मैंने ज़मीन खरीद लिया है, मैंने मकान बना लिया है, मैंने ये कर लिया, मैं नया बिजनेस में उतर गया हूँ। अब मुझे अब आप भगवान ने पर आशीर्वाद ही नहीं देते तो क्या फ़ायदा। बिल्कुल सर। तो टीचर में बेसिकली 3 गुण चाहिए। एक तो क्वालिफाइड, दूसरा उसका एक्सपीरियंस, और तीसरा वो पैशनेटेड है कि नहीं टीचिंग के बारे में। बहुत सारे टीचरों में देखा गया 10 से 15 साल पढ़ाते हैं, उनके पास करोड़, वैसे ही सैलरी बहुत हाई होता है जेई कोचिंग में और नीट कोचिंग में, उनके पास करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। वो कभी रियल एस्टेट में वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, आधा टाइम उनका दिमाग इधर पूरा ऑक्यूपाइड, या बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की शादी में ऐसे लग गए। और अब एक बढ़िया टीचर हमने देखा है, बहुत बढ़िया टीचर एकदम खराब बन जाते हैं। तो पास्ट रिकॉर्ड किसी का अच्छा है तो ये भी गारंटी नहीं करता है कि आगे भी इसका अच्छा रहेगा। तो बेसिकली ये तीनों गुण वाले जो टीचर हैं, जिनका क्वालिफिकेशन भी अच्छा है, जिनका क्वालिफिकेशन अच्छा नहीं वो भी अच्छे हो सकते हैं, एक बात है, पर उनका चांसेस बहुत कम है। वो 100 में से 10 लोग अच्छे रहेंगे, 90 फिर अच्छे नहीं रहेंगे। फिर वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक जगह कहीं टिक के काम किया होना चाहिए। टिक के काम करने से रिपीटिशन होता है, रिपीटिशन से उसको एकदम से एक पोजिशनिंग बन जाता है, किस सवाल के बाद क्या कराएं कि उसको समझ में आएगा। और तीसरा कि वो पढ़ाने वाला पैशन को छोड़ के कुछ किसी और में इंगेज, तो लेकिन ये किसी को पता कैसे चलेगा? ये पता चल जाता है, टीचर पढ़ाते 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 लोग उसके बारे में जान जाते हैं। बिल्कुल सर। और अगर कोई बच्चा नया है, उसको तो नया जेईई का तैयारी शुरू किया, उसको क्या पता कि कौन अच्छा होगा, तो पूछे अपने सीनियर्स से, अपने भाई से, अपने कजिन, जो भी उसके रिश्तेदार होंगे जो आईआईटी एनआईटी किए होंगे, मेडिकल नीट किए होंगे, उनसे पूछेगा तो उसको पता चल जाएगा। सर रिजल्ट्स कहाँ तक मैटर करता है किसी बच्चे के लिए? अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो जाए तो रिजल्ट एक पैरामीटर है? रिजल्ट देखिए, अभी का सिनेरियो ऐसा देखा जाए तो रिजल्ट खरीदा जाता है। एक बड़ा थोड़ा डार्क साइड है कोचिंग इंडस्ट्री का। अब कॉर्पोरेटाइजेशन है तो कुछ तो लोग करेंगे। तो अभी ऐसा है कि मैं कोचिंग के बारे में आपको बताऊं, नेशनल लेवल पे चैंपियन है, नाम तो नहीं ले सकते उसका, पर मुझे पता है कि उसने अपने 20 स्टूडेंट के लिए, अपने पास लाने के लिए जी कुछ 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे। कोचिंग में तो बच्चा फी दे के पढ़ेगा, पर अब जिनका 1000 करोड़ का बिजनेस है, 500 करोड़ का बिजनेस है, उनके यहाँ से टॉपर आ गया तो उनका अगला साल बहुत बड़ा बिजनेस आने वाला है, तो एक बच्चे को खरीदने पे पैसे खर्च कर देते हैं। तो अब आप देखते होंगे ना कि टॉपर, हर कोचिंग बोल रहा है मेरा टॉपर है, मेरा टॉपर है, और वो झूठ भी नहीं बोल रहे, क्योंकि वो बच्चा पहले से पहचान में आ जाता है कि टॉप करने वाला है। वो मैथ ओलंपियाड में चैंपियन हो जाएगा, अपने स्कूल में चैंपियन था, सब कोचिंग के टेस्ट में चैंपियन है, वो सब पहचान में आ जाता है। सभी कोचिंग वालों को पता रहता है कि इन्हीं 50 बच्चों में से कोई ना कोई टॉप करने वाला है। उन सबको सारे कोचिंग वाले अपना अपना लोग उनके पास भेज के, बच्चा नहीं आने को तैयार है तो मास टीचर उनके यहाँ फ्लाइट से जाके उस बच्चे को पढ़ा के आता है, बहुत पैसे खर्च करते हैं। कोटा से तो सब लोग परिचित है, कोटा में तो कई ऐसा कोचिंग है जो मदर को भी ठहरने के लिए 1 BHK फ्लैट देते हैं। तो रिजल्ट आप यूं समझिए कि रिजल्ट कोचिंग का है। बेसिकली क्या है, एक बच्चे को तैयारी करना है तो कोई ना कोई तो एक टीचर पकड़ेगा। टीचर कहाँ मिलेगा? कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो मिलेगा नहीं, उनका अलग सिस्टम है। कॉम्पिटिटिव जोन में तो कोचिंग में ही मिलेगा, और जो जितने बड़े कोचिंग है उनमें और टीचर मिलेगा उनको। तो क्या होता है कि बच्चा तो टीचर चाहिए, लेकिन रिजल्ट के लिए खाली टीचर से नहीं होगा, बिल्कुल बच्चा चाहिए। 3 पिलर है बेसिकली, तगड़ा स्टूडेंट चाहिए, और तगड़ा मास्टर भी चाहिए, और एकदम फोकस्ड विद्यार्थी चाहिए। कई तेज विद्यार्थी भी बहुत दाएं बाएं करता है जी, वो ट्रेडर बन जाते हैं। वो कोचिंग वाला मुझे कुछ पैसे दे रहा है, वो ज्यादा दे रहा है तो उसके यहाँ जाएंगे, ऐसे करते हैं। तो बेसिकली रिजल्ट देख के कोचिंग चुनना आजकल एकदम गड़बड़ है। कोई चेक पॉइंट नहीं होने से बहुत लोग झूठ भी बोलते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस कोचिंग का रिजल्ट खराब है। आप बताइए ना, किसी कोचिंग का रिजल्ट खराब आप देखिए ना, नहीं सर, सबका रिजल्ट है, और पता नहीं इतना सबका जोड़ेंगे ना तो टोटल रिजल्ट से 10 गुना ज्यादा होता है। तो अभी रिजल्ट का रिलायबिलिटी, एक टाइम था जैसे मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था वहाँ बहुत सिलेक्शन होता था, बंसल क्लासेस, अब तो है भी नहीं।
वो उस समय बंसल सर बड़े ईमानदारी से पेश आते थे और रिजल्ट जो है वही छापेंगे, दूसरा नहीं छापेंगे। अब वो उनका कोचिंग फेमस हो गया, पर उनके बाद जो लोग हुए अब तो कंपटीशन आ गया, तो अब नहीं छापेंगे तो कोचिंग नहीं चलेगा, तो धीरे 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 उनका सब गड़बड़ हो जाता। तो वो नहीं देखना है। देखना क्या है कि अपने सीनियर्स, भाई, दूर के रिश्तेदार, इनसे पूछना होता है कि भाई आप अगर तैयारी किए थे तो आप मुझे बताइए। ये बेस्ट मेथड होता है कोचिंग आइडेंटिफाई करने का। बाकी रिजल्ट एकदम ही, जो जितना खराब कोचिंग उसका उतना अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि जो जितना पढ़ाने में कमजोर होगा ना, उतना ही रिजल्ट का कुछ अरेंजमेंट में बहुत एक्सपर्ट होगा, इसलिए पढ़ाता अच्छा नहीं है। जी। इस टाइप का। सो सर थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई थिंक ये बहुत ज़्यादातर हेल्पफुल करेगा हमारे बच्चों के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।